हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। कक्षा 11 की विषय गणित की प्रश्नावली जो पहली है, एक्सरसाइज जो पहली है, इसका नाम है समुच्चय यानी सेट। तो सबसे पहले हम समुच्चय के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि समुच्चय की जो परिभाषा है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको समुच्चय की परिभाषा समझनी है कि समुच्चय क्या है। समुच्चय एक तरीके का संग्रह है, पर ये संग्रह एक सुपरिभाषित होना चाहिए। तो संग्रह किस चीज़ का हो सकता है? वो संग्रह हो सकता है व्यक्तियों के नामों का, वस्तुओं का, किसी वर्णमाला के अक्षरों का। तो समुच्चय की जो परिभाषा है वो है संख्याओं, वस्तुओं, व्यक्तियों, किसी भाषा के अक्षरों आदि, यानी आदि का मतलब और भी चीज़ हो सकती है, आदि का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ये समुच्चय की परिभाषा है। तो समुच्चय की परिभाषा क्या है? संख्याओं, वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संख्याओं, वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो इस तरीके से ये समुच्चय की परिभाषा है। परिभाषा तो सबको याद हो गई, पर यहाँ पे जो एक शब्द इस्तेमाल हुआ है सुपरिभाषित संग्रह, इस सुपरिभाषित संग्रह का अर्थ क्या है? यानी आपको एक सरल सी भाषा में आपको बताता हूँ सुपरिभाषित का मतलब। वैसे तो हर कोई जानता है सुपरिभाषित का मतलब अच्छी तरह से परिभाषित, पर अच्छी तरह से परिभाषित का मतलब जैसे हम कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, व्यक्ति आदि कोई भी संग्रह करने की आपसे कहें और उस संग्रह को 2 व्यक्तियों, 3 व्यक्तियों, 4 व्यक्तियों या ज़्यादा व्यक्तियों ने संग्रह किया और सबके संग्रह में जो भी इकट्ठे हुए, क्या जैसे आपने संख्याएं इकट्ठी करी तो संख्याएं आएंगी, आपने वस्तुओं को इकट्ठा किया तो वस्तुएं आएंगी, आपने व्यक्तियों को इकट्ठा किया तो उन व्यक्तियों के नाम आएंगे। तो और किसी भाषा के अक्षरों को संग्रह किया, किसी भाषा के अक्षरों का संग्रह किया और मान लो उस संग्रह में ये जो भी आते हैं संग्रह में, तो ये सबका संग्रह जो आएगा वो यदि एक जैसा आया तो इसका मतलब वो संग्रह सुपरिभाषित है। तो यानी कि प्रत्येक संग्रह सुपरिभाषित नहीं होता, प्रत्येक संग्रह सुपरिभाषित नहीं होता, और जो संग्रह सुपरिभाषित होगा वो समुच्चय होगा, और जो संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा वो संग्रह समुच्चय नहीं होगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे आपसे कोई ये कहे कि आप अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षरों का संग्रह करें। आपसे कोई ये कहे अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षरों का संग्रह है और आपको ये संग्रह मान लो करना है। तो मैंने ये एक संग्रह करने की 5-7 व्यक्तियों से अलग अलग कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षरों का संग्रह करो। तो कोई व्यक्ति तो A B C D E लिखेगा, हो सकता है कोई
PQRST लिखेगा। तो यानी कि किसी व्यक्ति ने ABCDE लिखा, किसी ने PQRST लिखा, किसी ने और कोई से 5 अक्षर लिखे, तो इसका मतलब उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षरों का संग्रह कर लिया। लेकिन जितने भी लोग इस संग्रह को करेंगे तो उन सबका संग्रह एक जैसा नहीं आएगा, सबका एक जैसा, उनका अलग अलग भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये जो संग्रह है, यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, और यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है तो इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है। यानी जो आपके सामने जो पहला जो ये संग्रह दिया है आपके सामने, ये संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि यह संग्रह समुच्चय नहीं है, अर्थात इसे समुच्चय के रूप में नहीं लिखा जा सकता। दूसरी चीज, अब यदि मैं इसमें एक शब्द और जोड़ दूं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों का संग्रह, 5 अक्षरों का संग्रह, यानी मैंने क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों का संग्रह, यानी आपको पहले 5 अक्षरों का संग्रह करना है। और मैंने ये 5-7 व्यक्तियों से अलग अलग कहा, तो 5-7 स्टूडेंट्स से कहा मैंने कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों का संग्रह करें। तो सबको अंग्रेजी वर्णमाला आती है, तो उसके सब के सब पहले 5 अक्षर लेंगे, तो सारे के सारे लिखेंगे ABCD और E। यानी कि जितने भी लोगों से हम ये कहेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों का संग्रह करें, तो यदि वो अंग्रेजी वर्णमाला जानते हैं तो वे पहले 5 अक्षरों को ही लिखेंगे और उन सब का आंसर एक जैसा आएगा, यानी संग्रह एक जैसा आएगा। तो इसका मतलब आपने देखो, इस पहले में भी आपने अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षरों का संग्रह करा, और दूसरे में भी आपने अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षरों का संग्रह करा। लेकिन इसमें तो चॉइस है हमारे पास कि कोई से भी 5 ले सकते हैं, क्योंकि उसने कोई शर्त ही नहीं दी। लेकिन इस संग्रह में साफ लिख रहा है कि प्रथम 5 अक्षरों का संग्रह कीजिए, तो सबके सब निश्चित रूप से ABCDE को ही लिखेंगे। तो एक बात इसमें समझने की ये है कि कभी भी कोई भी जो संग्रह होता है वो संग्रह सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब यदि 1 या 1 से ज़्यादा व्यक्तियों से 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों से संग्रह कहा और उन सबका संग्रह एक जैसा आने की संभावना निश्चित है, तो इसका मतलब वो संग्रह सुपरिभाषित है, अर्थात वो समुच्चय है, नहीं तो वो समुच्चय नहीं है। तो इसका मतलब ये इन दोनों में ये जो संग्रह है ये समुच्चय नहीं है और ये संग्रह समुच्चय है। अब बात ये चलती है कि आपने चलो समुच्चय के बारे में पढ़ लिया, और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकता हूँ। जैसे मैंने कहा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, इसकी तरह ही हो गया वो भी। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो सबके सब लिखेंगे 1 2 3 4 5। लेकिन मैंने कहा भारत के सबसे अच्छे 5 बल्लेबाजों का संग्रह, तो सबसे अच्छे 5 बल्लेबाजों का संग्रह, तो इसका मतलब हो सकता है कि किसी को 5 कौन से अच्छे लगते हो, दूसरे को, किसी दूसरे व्यक्ति को और कोई से 5 अच्छे लगते हों। हो सकता है कि पहले के 2-3 जो हैं उनमें से किसी दूसरे को 2-3 पसंद आ जाएं। तो इस तरीके से यदि आपसे कोई ये कहे कि भारत के सबसे अच्छे 5 बल्लेबाजों का संग्रह करो, तो सबका संग्रह एक जैसा नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये एक समुच्चय नहीं है। संग्रह तो है लेकिन क्या नहीं है, ये एक समुच्चय नहीं है। तो ऐसे ही कई सारे हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद
कभी भी जिन संख्याओं का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का या अक्षरों का हम संग्रह करते हैं और यदि वो संग्रह समुच्चय हो, यानी वो संग्रह समुच्चय हो, तो उस समुच्चय में जिन संख्याओं को, वस्तुओं को लिया जाता है, जैसे अभी हम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षर ले रहे थे, तो उनमें से 5 अक्षर थे A, B, C, D, E। तो कभी भी कोई संग्रह समुच्चय हो तो उसे समुच्चय के रूप में लिखना है, तो उन वस्तुओं को, संख्याओं को, व्यक्तियों को या अक्षरों को मझले कोष्ठक में बंद करके इस तरीके से लिखा जाता है। तो यानी कभी भी कोई संग्रह समुच्चय है तो उसमें मझले कोष्ठक का इस्तेमाल किया जाता है। इस समुच्चय की एक खासियत होती है कि इसके अंदर जो ये व्यक्ति के नाम या वस्तुओं के नाम या संख्याएं या अक्षर आते हैं, तो इनमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता। मतलब जैसे आपने अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों का संग्रह किया, तो ये जो 5 अक्षर जो हैं इनको A, B, C, D, E लिख सकते हैं समुच्चय के रूप में, या आप इसको क्रम बदल के किसी को लिखना चाहें B, A, C, D, E, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात एक और है कि कभी भी किसी भी समुच्चय में, यानी किसी भी संग्रह को समुच्चय के रूप में यदि लिखें तो उसमें कभी भी कोई भी जो ये अक्षर होते हैं या व्यक्तियों के नाम होते हैं या वस्तुओं के नाम होते हैं, ये कोई भी एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जा सकता। जैसे यहाँ पे ये 5 हैं, तो कभी ऐसा आपके सामने कोई समुच्चय नहीं मिलेगा A, A, C, D, E, ऐसे आपको कभी कहीं लिखा नहीं मिलेगा। यदि आप लिखते हो तो इसका मतलब आप किसी को समुच्चय के रूप में गलत लिख रहे हो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपसे कोई कहे APPLE, एप्पल शब्द में, आपसे कोई कहे एप्पल शब्द में APPLE एक स्पेलिंग है, तो इस अंग्रेजी का एक शब्द है एप्पल, तो इस एप्पल शब्द में प्रयुक्त होने वाले, एप्पल शब्द में काम आने वाले यानी प्रयुक्त होने वाले सभी अक्षरों का संग्रह कीजिए। तो आपसे किसी ने कहा एप्पल शब्द के सभी अक्षरों, एप्पल शब्द में आने वाले जो भी अक्षर हैं इनका हम संग्रह करें तो ये एक समुच्चय होगा और इसे समुच्चय के रूप में लिखेंगे। तो APPLE नहीं लिख सकते। यदि आपने लिखा तो यानी आपने समुच्चय को गलत लिख दिया है। आपको कैसे लिखना है? APPLE। तो आपको एप्पल शब्द में प्रयुक्त होने वाले अक्षरों का संग्रह करना है, तो इसे आप APLE लिखेंगे। यानी इसमें ये 4 अक्षर ही काम आ रहे हैं। वैसे टोटल 5 आ रहे हैं पर P आपका 2 बार आ रहा है, तो समुच्चय के रूप में जब लिखा जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो 1 से ज़्यादा बार आ रहे हैं उनको भी आपको 1 बार ही लिखना। जिस 3 बार आएगा तो भी 1 बार लिखोगे आप समुच्चय के रूप में, किसी को लिखोगे। यानी कि अब थोड़ी सी बात और समझे। मैंने आपको समुच्चय की परिभाषा बताई और अभी कुछ संग्रह बोले, उन संग्रह में आपने पहचाना कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है, और उन्हें आपने समुच्चय के रूप में भी लिखा। तो इसके बाद आपको एक परिभाषा और बता रहे हैं इसी में, समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव। तो समुच्चय क्या है, पहले इसको ध्यान से सुने। संख्याओं, वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अब सुने, जब कोई संग्रह समुच्चय हो और हम उसको समुच्चय के रूप में लिखते हैं तो उसमें कैसे लिखते हैं? सबसे पहले एक मझला कोष्ठक लगाते हैं और मझले कोष्ठक के अंदर व्यक्तियों या वस्तुओं या इनको लिखते हैं। तो जो अक्षर या वस्तु या संख्या या व्यक्ति के नाम आते हैं उन्हें समुच्चय का अवयव कहते हैं। तो कंप्लीट पूरी परिभाषा समझें। संख्याओं, वस्तुओं, व्यक्ति
और अक्षरों लिखना चाहे तो लिख दो, मैंने आदि लिख दिया तो अक्षरों में वही आ गए। तो आदि का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। और इस संग्रह में काम आने वाली संख्याएं या व्यक्ति या वस्तु ये समुच्चय का अवयव कहलाते हैं। तो आपने समुच्चय की अवयव की परिभाषा भी समझ ली, यानी इस संग्रह में जो संख्याएं होती हैं या वस्तुएं होती हैं या व्यक्ति होते हैं या अक्षर होते हैं, ये समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। तो ये समुच्चय के क्या कहलाते हैं? अवयव। तो जैसे अभी मैंने आपके सामने एक संग्रह बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों का संग्रह है। तो अभी आपने देखा था कि ये संग्रह जो था वो एक समुच्चय था। तो ये संग्रह एक समुच्चय था और आपने इसको समुच्चय के रूप में जब लिखा तो आपने क्या लिखा? ABCDE। तो इसका मतलब इस समुच्चय में ABCD और E ये जो 5 अक्षर हैं ये इस समुच्चय का क्या कहला रहे हैं? अवयव। तो आप सबने समुच्चय की परिभाषा समझी, समुच्चय के अवयव समझ लिए। अब आपको बताते हैं कि किसी समुच्चय का नाम क्या होता है। तो जैसे व्यक्ति, जैसे हमारा तुम्हारा सबका नाम होता है, तो ऐसे ही जो भी हम कोई समुच्चय लिखते हैं उन समुच्चयों का भी एक नाम होता है। जैसे एक ही समुच्चय हो तो नॉर्मल कह देते हैं, लेकिन जैसे 2-4 समुच्चय हो तो उनमें अंतर दर्शाने के लिए उन समुच्चयों का एक नाम लिखना पड़ता है। अब नाम हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखना व्यक्तियों की तरह राम सिंह, मोहन सिंह, हरि सिंह। आपको उनका नाम कैसे दर्शाना होता है? आपको उनका नाम ज़्यादातर अधिकांशतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दिया जाता है। यानी समुच्चयों का जो नाम होता है उनका नाम अधिकांशतया अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दिया जा सकता है। जैसे मैंने इस समुच्चय का नाम मान लो ए रख दिया तो आपका समुच्चय ए हो गया। तो आपका समुच्चय ए है और समुच्चय ए में ये 5 अवयव हैं ABCDE। इस समुच्चय में 5 अवयव हैं, ठीक है। तो इस समुच्चय ए के 5 अवयव हैं ABCDE। अब अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक अवयव बताया था। तो अभी जो ये आपसे कोई ये पूछे स्मॉल a कैपिटल A का क्या लगता है, स्मॉल a कैपिटल A का क्या है, तो हम कहेंगे स्मॉल a कैपिटल A का एक अवयव है। स्मॉल a कैपिटल A का अवयव है। स्मॉल b भी कैपिटल A का अवयव है। इसको हम संकेत के रूप में ऐसे लिखेंगे, A अवयव है A का। ऐसे ही आप इसको लिख सकते हैं B अवयव है A का। ऐसे स्मॉल d अवयव है कैपिटल A का और स्मॉल e अवयव है कैपिटल A का। जैसे आपसे कोई कहे f A का अवयव है या नहीं, यदि आपसे कोई कहे f A का अवयव है नहीं तो आप बोलोगे f A का अवयव नहीं है, स्मॉल f A का अवयव नहीं है। और इसे आपने हिंदी में तो बोल दिया f A का अवयव नहीं है भाषा के रूप में। यदि आप इसे संकेत के रूप में लिखोगे तो लिखोगे f अवयव नहीं का। तो यानी जो ये है अवयव का चिन्ह और ये है अवयव नहीं का चिन्ह। तो f अवयव है A का, f अवयव नहीं है A का और स्मॉल a अवयव है कैपिटल A का। तो इस तरीके से समुच्चय के बारे में आपने सीखा कि कौन कौन से समुच्चय होते हैं, कौन कौन से समुच्चय नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ आपने सीखा समुच्चय के अवयव क्या होते हैं और समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, इनको किसी समुच्चय और अवयव में संबंध दर्शाना तो किस तरीके दर्शाते हैं। जैसे A अवयव है A का, F अवयव नहीं है A का। इसके बाद आपने समुच्चय का नाम सीखा। समुच्चय का नाम कैसे देते हैं? समुच्चय का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दिया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ विशेष अक्षर
अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ विशेष अक्षर ऐसे हैं जिनको हम हर किसी समुच्चय के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि उन्हें किसी स्पेशल समुच्चय के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। वे समुच्चय कौन कौन से हैं वो आपको थोड़ा आगे समझाएंगे। तो इसके बाद आपने समुच्चय का नाम सीखा। अब आपको अगला टॉपिक बताता हूं, समुच्चय की कोटि। समुच्चय की कोटि क्या है? समुच्चय की कोटि सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन टेंशन कोई बात नहीं है। किसी समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उन अवयवों की जो संख्या होती है वह समुच्चय की क्या कहलाती है? कोटि। किसी समुच्चय में उसके अवयवों की संख्या उस समुच्चय की कोटि कहलाती है। किसी समुच्चय में उसके अवयवों की संख्या उस समुच्चय की कोटि कहलाती है। जैसे आपके सामने कोई समुच्चय ए है, अब मान लो इसमें ए बी सी डी ई ये 5 अक्षर हैं, तो इसका मतलब इस समुच्चय की जो कोटि है वो कितनी है? 5। तो आप लिखोगे ए की कोटि। अब ए की कोटि को हम एन स्मॉल ए से भी दर्शा सकते हैं, यानी एन ब्रैकेट में कैपिटल ए, तो इसको लिखेंगे स्मॉल एन ब्रैकेट में उस समुच्चय का नाम और बराबर उसके अवयव कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो आप समुच्चय की कोटि इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप कोई समुच्चय बी लें, बी में कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके पास 1 3 5 है, तो आपके पास कितने अवयव हैं इसमें? इस समुच्चय में अवयव है 3, तो इसका मतलब समुच्चय बी की जो कोटि है एन बी, तो एन बी का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 3। किसी समुच्चय की कोटि 0 से लेके अनंत तक कितनी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है कभी कभी, और किसी समुच्चय की कोटि अनंत भी हो सकती है। जैसे मैं आपसे कहूँ विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह कीजिए, आपसे किसी ने कहा विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। तो विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह करें तो आप करेंगे तो सबसे पहले ये देखें कि क्या ये समुच्चय है या नहीं। तो आपको पता है विषम प्राकृत संख्या को संग्रह करें तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलती रहती है आगे तक। हमको चाहिए विषम, तो विषम आपकी आएंगी 1 से स्टार्ट होंगी, तो 1 3 5 7 9 11 आप लिखते रहेंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए आपको ये डॉट डॉट लगा के छोड़ना पड़ेगा। और यदि ये समुच्चय है तो इसको एक मझले कोष्ठक में बंद करके लिखना पड़ेगा। तो यानी ये विषम प्राकृत संख्याएं हैं और विषम प्राकृत संख्याओं का ये समुच्चय, तो इसमें कितने अवयव आए? अब इस समुच्चय का जो भी आप नाम दें, मान लो आपने इस समुच्चय का नाम सी दिया, तो इस समुच्चय का नाम सी आपने दिया, तो समुच्चय सी की जो कोटि होगी वो आपकी कोटि हो जाएगी अनंत। अनंत हिंदी में लिख सकते हैं अनंत, या आप संकेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समुच्चय सी की जो कोटि है वो अनंत है, तो यानी किसी समुच्चय में अनंत अवयव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा समुच्चय क्या है, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, समुच्चय के अवयव को कैसे दर्शाते हैं, किसी समुच्चय का नाम किस तरीके से दिया जाता है, समुच्चय की कोटि क्या है, समुच्चय में जो हम जो अवयव लेते हैं तो वो एक से ज़्यादा बार नहीं आते हैं। जैसे आप ऐसे नहीं लिखोगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे आपका कोई समुच्चय डी है, समुच्चय डी क्या है? समुच्चय डी है आपका एप्पल शब्द में प्रयुक्त होने वाले अक्षरों का संग्रह। तो आपको इसमें वैसे तो 5 अक्षर हैं, पर इस समुच्चय की यदि आप कोटि निकालोगे तो आपके पास इसकी कोटि 4 आएगी, क्योंकि समुच्चय में 4 अक्षर आएंगे APLE। तो समुच्चय जो भी ये है इसकी जो कोटि आएगी वो आएगी आपकी केवल 4। तो इसका मतलब आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, समुच्चय की पहचान करना कि कौन कौन से संग्रह समुच्चय हैं या नहीं हैं। दूसरी चीज़ समुच्चय के अवयव, यानी जो समुच्चय में ये अक्षर या संख्या काम आती है वो क्या होते हैं? अवयव होते हैं। उनकी जो संख्या होती है वो समुच्चय की कोटि कहलाती है। और किसी समुच्चय का जो नाम देते हैं ये सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के
बड़े अक्षर से हम इसका देते हैं। तो देखिए, जो भी आपने परिभाषाएं पढ़ी, इन परिभाषाओं के ऊपर मतलब इनके आधारित प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल हैं, जिसका पहला और दूसरा प्रश्न मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है। तो पहले प्रश्न क्या है कि पहले प्रश्न में आपको ये 9 संग्रह दिए हुए हैं और आपको इन संग्रह को पढ़कर समझकर ये बताना है कि इन संग्रह में से कौन कौन से संग्रह समुच्चय हैं और कौन कौन से संग्रह समुच्चय नहीं हैं। और यदि हो सकता है तो आप अपना कारण स्पष्ट करके लिख भी सकते हैं। यानी आपको अपने समुच्चय मतलब इस संग्रह के समुच्चय होने या ना होने का औचित्य भी आपको देना है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले का पहला क्या है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। यानी हमने ये कहा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह ज्ञात करो, जो अंग्रेजी महीने होते हैं। तो कितने महीने होते हैं अंग्रेजी? 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप सब जानते हैं बोलना। तो आप सब बताइए कि सबके पास जो संग्रह आएगा उसमें जो महीने के नाम आएंगे वो महीने के नाम सबके एक जैसे आएंगे कि अलग आएंगे? तो ये आप अपने हिसाब से सोचें। तो मेरे हिसाब से ये सबके जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो महीने हैं उन महीनों का संग्रह सब कर सकते हैं और सबका संग्रह एक जैसा ही आएगा। अब क्यों आएगा देखें। सबसे पहले जनवरी, तो जनवरी जैसे प्रारंभ हो रहा है तो इसका मतलब इस संग्रह में जनवरी इकट्ठा करेंगे, मतलब जनवरी को ले सकते हैं। ले सकते हैं क्या? लेंगे। फरवरी नहीं आएगा, यानी एक महीना आया आपका जनवरी। फरवरी में एफ है तो नहीं लेंगे। मार्च एम है तो नहीं लेंगे। मार्च के बाद अब जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल भी नहीं लेना। अप्रैल के बाद मई, मई भी आपको नहीं लेना। मई के बाद जून, जून जे से चालू होता है। जून के बाद जुलाई, जुलाई भी आपको लेना पड़ेगा, जे से प्रारंभ होगा। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसका मतलब आप इन 3 महीने को ही अपने संग्रह में ले सकते हैं। तो ये संग्रह मेरे में ही आए हैं या सबके में आए, ये सोचना। यदि सबका संग्रह में ये 3 महीने आएंगे तो इसका मतलब जो ये संग्रह है ये सुपरिभाषित है, और ये सुपरिभाषित है तो इसका मतलब ये एक समुच्चय है। तो इसका मतलब आपको पता चला होगा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह करें तो सबका संग्रह एक जैसा आएगा, क्योंकि इसमें ये 3 ही महीने आएंगे, जनवरी, जून और जुलाई। तो इसका मतलब ये समुच्चय के रूप में, मतलब ये जो संग्रह है ये समुच्चय है, और इसे समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो मजला कोष्ठक लगा के उन महीने को लिख सकते हैं। तो यानी आपको क्या ज्ञात करना था? इनमें आपको ये लिखना नहीं है समुच्चय के रूप में, इसमें आपको जांच करना था कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी ये संग्रह है, ये समुच्चय है। नहीं तो हमारा आंसर आएगा ये संग्रह समुच्चय है। आपको इतना सा लिखना है, यह संग्रह एक समुच्चय। कारण लिखना चाहें तो जो अभी आपको पता चला उसके हिसाब से लिख सकते हैं। अब है आपको दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। लेखक बहुत हैं अपने इंडिया में, तो अपने भारत में लेखक बहुत हैं। अब किस क्षेत्र में हैं? बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो हमको 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली आपको पता लगाना है। तो हम इस चीज़ को तय नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को हम तय नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यदि कोई लेखकों का संग्रह करे तो एक किसी से कहा, तो एक मान लो किसी पहले से कहा तो उसने कोई 10 लेखक अच्छे से ढूंढ लिए, उनका नाम नोट कर लिया। दूसरे ने करे, हो सकता है उसका कोई 1 या 2 या 9 उसके आगे हो, सब के सब उसके दूसरे के संग्रह में नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये जो आपका दूसरा है ये एक समुच्चय नहीं है। तो यानी जो दूसरा है ये समुच्चय नहीं है,
यानी ये समुच्चय है और दूसरा जो है यह संग्रह समुच्चय नहीं है। ये क्रॉस का मतलब एक संकेत के रूप में लिख रहा हूँ, वैसे आपको हिंदी में लिखना है, दिया गया संग्रह समुच्चय नहीं है। अब ऐसे ही आप तीसरे में भी देख सकते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब जैसे इंडिया का है तो वो अपने इंडिया में से 11 अच्छे छांट लेगा, तो इसलिए ऐसे ही पूरे विश्व में 11 बल्लेबाज हम छांटें तो कि कोई पहला व्यक्ति कोई 11 छांट लेगा तो दूसरा व्यक्ति सेम टू सेम उनको नहीं छांट पाएगा। इसका मतलब सबका, जैसे एक से ज़्यादा व्यक्ति इस संग्रह को करें तो सबका संग्रह एक जैसा नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये तीसरा जो आपके सामने संग्रह है यह भी एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब हम चौथे की बात करें तो आपकी कक्षा, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो किसी क्लास में आप मान लो पढ़ रहे हो, फिलहाल में तो चलो आप वीडियो पे पढ़ रहे हो तो इसको कौन देख रहा है, कितने देख रहे हैं कोई पता नहीं, लेकिन हम क्लास में यदि पढ़ें, किसी कक्षा में हम पढ़ें और कक्षा का जो टीचर है आपसे ये कहे कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह करिए, तो इसका मतलब आप जिस कक्षा में बैठे हो, जिसमें टीचर पढ़ा रहा है उसमें छात्र फिक्स हैं, 15, 20, 25, 50, 100 जितने भी हैं। तो इसका मतलब जो भी इस क्लास में बैठे हैं वो सब यदि उसको संग्रह करें, उसका संग्रह करें तो उन सबके संग्रह में जो बालकों की जो संख्या है, बालकों का जो संग्रह करेंगे तो उनमें जितने भी बालक, जैसे पहले के में 10 वाला क्लास में मतलब 50 बच्चे हैं जिसमें कोई टीचर पढ़ा रहा है जिसने आपसे ये संग्रह करने की कहा है, तो इसका मतलब क्लास में 50 बच्चे तो सबके संग्रह में 50 उन्हीं क्लास के बच्चों का नाम आएगा। तो इसलिए यह संग्रह भी आपका समुच्चय है। तो यह संग्रह समुच्चय है और पहला वाला था, लेकिन दूसरे और तीसरे समुच्चय नहीं थे। अब आपसे पांचवें प्रश्न की बात करें, इसने किसी क्लास की बात नहीं करी, इसने नॉर्मल कहा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम, तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक सबसे मतलब पहली यानी प्रथम प्राकृत संख्या 1 है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे चलते जाएंगे। प्राकृत संख्या अनंत है, लेकिन इसने एक कहा है 100 से कम लिखनी है। तो 100 से कम मतलब 100 से जो तुरंत पहले जो कम होती है वो है 99। तो 99, 98, 97, 96 और ये आएंगी 1 तक। तो इसका मतलब कोई भी इसका संग्रह करेगा तो इस संग्रह को कोई लिखेगा तो इस संग्रह में कौन 1 से लेकर 99 तक की प्राकृत संख्या आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से ... 99 तक। तो इसका मतलब जो भी कोई संग्रह करेगा इसको, उसमें आपके 99 संख्या आएंगी। तो इसका मतलब और वे 99 सबकी एक जैसी होंगी, इसलिए यह जो आपके सामने संग्रह है ये समुच्चय है। अगला है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब चलो आपको फिलहाल में पता नहीं लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सी हैं, लेकिन यदि आज का ज़माना इंटरनेट का है तो आप इंटरनेट पर यदि सर्च करें तो प्रेमचंद, मुंशी जो प्रेमचंद थे उनके द्वारा जो लिखित उपन्यास हैं उनके सारे नाम लिखे हुए हैं और आप उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन कोई आपसे ये कहता कि लेखक प्रेमचंद द्वारा सबसे अच्छी 2 उपन्यासों का संग्रह करो, तो इसका मतलब उन्होंने जितनी भी उपन्यास लिखी उनमें से आपको सबसे अच्छी 2 छांटनी होती। तो पहला व्यक्ति 2 कोई सी छांटता, दूसरा व्यक्ति कोई सी अन्य 2 छांटता, तीसरा व्यक्ति हो सकता है कि अन्य कोई 2 छांटे या दोनों की एक छांट ले, या एक किसी की छांट ले, एक आपको दूसरी अच्छी लगे। तो इस तरीके से प्रेमचंद द्वारा लिखित सबसे अच्छी 2 उपन्यासों का संग्रह कहता तो वो समुच्चय नहीं होता, लेकिन इसने कहा है सभी, यानी उसने सभी का नहीं कहा पर उसमें सभी ही आ गई। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यानी यह है एक समुच्चय है, क्योंकि संग्रह में सभी उपन्यासों के नाम आ जाएंगे। थोड़ा क्रम का फर्क पड़ेगा, लेकिन क्रम का फर्क समुच्चय में नहीं माना जाता है, इसलिए आपके सामने जो ये संग्रह दे रखा है यह संग्रह भी समुच्चय है। इसके बाद सातवां जो आपका है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। पूर्णांक आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4... ऐसे चलती है, और इधर भी चलती है -1, -2, -3, -4 ऐसे चलती रहती है। अब आपको इसमें सम पूर्णांक छांटने हैं, तो सम पूर्णांक फिक्स होते हैं, हर कोई ऐसे ही छांटेगा
2, 4, 6, 8। तो इस तरीके से आपका जो ये वाला सम पूर्णांकों वाला है, यह संग्रह भी आपका समुच्चय होगा। तो यानी जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ ये सभी संग्रह समुच्चय हैं। अब आप 8वां देखें, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जैसे मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैं पूरी क्लास से ये कह दूँ कल आप सब इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करके लाएंगे। तो इसका मतलब सब एक यूनिट पहले पढ़ रहे हैं, उसमें प्रश्न आपकी बुक में छपे हुए हैं, तो सब अपने अपने प्रश्न को नोट कर लाएंगे। और सबके पास जैसे इसमें 50 प्रश्न, सबके सब 50 ही प्रश्न लिख के लाएंगे। तो इसका मतलब इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह क्या होगा? समुच्चय होगा। अब हम 90वें सवाल की बात करें। 90वां है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो आप सबको पता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, इसने गिनती नहीं दी है पर फिर भी हम, तो सबसे अधिक खतरनाक, अब खतरनाक क्या होता है? अब इसलिए हो सकता है कि किसी को तो कुत्ता खतरनाक लगता हो, किसी को कुत्ता जो जानवर है ये खतरनाक नहीं लगता हो, किसी को कोई दूसरा जानवर खतरनाक लगता हो। तो इसका मतलब इस संग्रह में भी जो जानवरों के जो नाम आएंगे वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए एक जैसे नहीं होंगे। तो इसका मतलब यह संग्रह है, यह भी आपका समुच्चय नहीं है। तो ये संग्रह भी समुच्चय नहीं है। तो आपके पास जो समुच्चय है वो आपका पहला हुआ, आपका चौथा हुआ, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। जो आपके सामने ये संग्रह हैं ये समुच्चय हैं, और जिन पे क्रॉस लगा रखा है मैंने ये संग्रह समुच्चय नहीं हैं। तो इस तरीके से पहले प्रश्न में आपसे क्या है, जो आपने समुच्चय की परिभाषा समझी थी स्टार्टिंग में, तो उस परिभाषा पर आधारित ये पहला प्रश्न है, जिनमें आपको संग्रह दिए हुए हैं। इन संग्रहों को आपको सोच समझ के बताना है कि ये संग्रह समुच्चय है या नहीं है। तो ये आपने समझ लिए। दूसरे प्रश्न में मैंने पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, मैंने आपके सामने थोड़ा सा लिखा है, पूरा प्रश्न बोल के बताता हूँ। जो आपका दूसरा सवाल है इसमें आपके सामने एक समुच्चय ए दे रखा है। तो समुच्चय ए में आपको ये 2 समुच्चय ए ये है, और इस समुच्चय के आधार पर आप 1 से लेके जो 6 दूसरे के जो 6 सवाल हैं इनके रिक्त स्थानों में आपको 2 चिन्ह भरने हैं। एक तो अवयव का ये चिन्ह और एक अवयव नहीं का, जो आपको मैंने परिभाषा के समय समझाया था। यानी आपको बताना है कि 5A का अवयव है या नहीं। तो आप देखो 5 समुच्चय ए में है या नहीं है, तो इसका मतलब 5A का अवयव है। तो इस खाली जगह में जो चिन्ह आएगा वो आएगा अवयव का। 8A में है या नहीं, तो 8A में नहीं है, तो यहाँ पे आएगा अवयव नहीं का। ऐसे ही हम 0 की बात करें, तो आपसे कोई कहे 0A में है या नहीं, तो 0A में नहीं है, तो इसका मतलब 0A का अवयव नहीं है। अब 4 की बात करें तो 4 तो है, तो इसका मतलब 4 अवयव A का है, तो अवयव का चिन्ह आ गया। 2 भी A में है तो 2 अवयव है A का। अब 10 की बात करें तो 10 A का अवयव है या नहीं, देखो 10 A में नहीं है, तो इसका मतलब 10 है वो अवयव नहीं है, किसका? A का। तो इसका मतलब जो ये आपके सामने रिक्त स्थान थे इनमें आपको एक अवयव और अवयव नहीं के ये 2 जो चिन्ह थे, आपको ये प्रतीक थे, आपको ये 2 इसमें आपको भरने थे। तो इस तरीके से आपने दूसरे प्रश्न की खाली जगह भी आपने भर ली।